नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह की आप सभी को राम राम। दोस्तों, सबसे पहले एक क्विट से हम लोग शुरुआत करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो और चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन किसी भी तरह आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इसी क्विट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न? किस देश ने फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया है? किस नाम से किया है? जोगाजोग। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है म्यांमार। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। श्रीलंका ने इस तरह का एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, या बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, व्याख्या क्या कहती है? बांग्लादेश सरकार ने फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम का एक प्लेटफॉर्म विकसित कर लिया है। ठीक है, मींस ये कह सकते हैं कि अभी उस पर एंड्रॉयड पर काम चल रहा है या उसके प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है, अभी लॉन्च नहीं किया है उसने। ठीक है, वहीं व्हाट्सएप के स्थान पर अल्पोन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस नाम से? अल्पोन नाम से। और फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग। अब आ जाते हैं एक और महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ, वो ये है बांग्लादेश से संबंधित जानकारी की तरफ। आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश की स्थापना होती है 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को यह पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग हो गया। यह पाकिस्तान है, यहां से एक हिस्सा टूट करके बांग्लादेश का बन गया। इस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है 1971 में। उस समय के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं मुजीब उर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश के लोग बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं कि ये क्या है। तो बता दूं आपको कि यह दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है बांग्लादेश। इसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। दोनों को ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। राजधानी ढाका और मुद्रा टका, दोनों में पीछे का आ रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरी एक और फैक्ट लंबा यहां पे ये है, प्रधानमंत्री यहां की कौन है इस समय? शेख हसीना। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। दोस्तों, ये शेख हसीना जो हैं वो मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। हम इनसे संबंधित एक कहानी पढ़ लेते हैं। मुजीबुर रहमान यहाँ के राष्ट्रपति थे। उस समय बांग्लादेश में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या कैसे की? पाकिस्तान के जनरल थे, उन्होंने टैंक ले जा करके जो राष्ट्रपति भवन था बांग्लादेश का, उसमें ले जाके जोर से बमबारी कर दी। उस बमबारी में मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली, उनके 3 बच्चे एवं उनकी पत्नी, ये सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक इनकी पुत्री शेख हसीना और एक और इनकी पुत्री थी। ये 2 लोग बच गए। 2 लोग बच गए। उसके बाद शेख हसीना बनी यहां की प्रधानमंत्री और अभी वर्तमान में भी ये यहां की प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, जुलाई 2021 में कौन सा देश टाइफून इन्फा की चपेट में आ गया है? किस तूफान की बात चल रही है? तूफान इन्फा की। तो कौन सा देश आया है?
देखिए, चीन, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस, 4 देशों के नाम आप लोगों को दिए गए हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों चीन। ध्यान रखिएगा, बस नाम से थोड़ा समझ लीजिए। इन्फा, ये नाम जो है चीन जैसा प्रतीक होता है, तो हम इसे याद कर सकते हैं कि ये चीन में ही आया होगा। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या की ओर। चलिए, हाल ही में चीन में टाइफून इन्फा ने दस्तक दी है। किसने दी है? टाइफून इन्फा ने। इस तूफान की वजह से यहां के 2 क्षेत्र हैं, जोजियांग और संघाई, यहां पर लैंडफॉल हुआ है। 2 क्षेत्रों के बीच में लैंडफॉल हुआ है। अब बता दूं मैं आपको, चीन एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा चीन कहां पर स्थित है? एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया है, यहां पर है चाइना। अब आ जाते हैं चीन की तरफ। इसकी राजधानी है बीजिंग, इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग यहां के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहां की क्या है? युआन। ठीक है, 3 फैक्ट फिर से याद कर लीजिएगा। राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मुद्रा युआन, तीनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। लिपिबद्ध करते आइए तुरंत। अगली बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां पर स्थापित किया गया है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहां पर स्थापित किया गया है? स्टील ब्रिज की बात हो रही है। देखिएगा, ये रहा स्टील ब्रिज। कहां पर स्थापित किया गया है? ये पहला है एम्स्टर्डम, दूसरा है मैड्रिड, तीसरा है संघाई, चौथा है स्टॉकहोम। दोस्तों, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, ऑप्शन क्या होगा इसका? एम्स्टर्डम। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? एम्स्टर्डम। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एम्स्टर्डम ने हाल ही में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया है। किसका किया है? पैदल यात्री पुल का। और ये क्या का है? स्टील का। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है? ये 3D प्रिंटेड है। अब आ जाते हैं अगले फैक्ट की ओर। इसे 4500 किलो स्टील से तैयार किया गया है। कितनी स्टील लगी है इसमें? 4500 किलो। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। अगला फैक्ट, यह ब्रिज 12 मीटर लंबा है, जिसे 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है। एक और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जहां मानव श्रम खत्म होता जा रहा है, वहीं रोबोटिक्स का दौर शुरू होता जा रहा है। तो इस ब्रिज को बनाने में 4 रोबोटों ने हिस्सा लिया है और 4 रोबोटों ने मिलकर इसको बनाया है। अब पढ़ते हैं नीदरलैंड से संबंधित प्रमुख जानकारी। ये देशों से संबंधित जो भी जानकारी लाया जा रहा है उसको आप जरूर लिखते जाइएगा। जरूर अपनी एक कॉपी बनाइए जिसमें लिखते जाइएगा कौन सा देश, क्या स्थिति है, कौन सी मुद्रा है, क्या राजधानी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंजेस होते रहते हैं, उसका मैं अपडेट आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, नीदरलैंड, राजधानी है एम्स्टर्डम, प्रशासनिक राजधानी है इसकी द हेग, प्रधानमंत्री हैं इसके मार्क रूटे। देखिए, 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। राजधानी एम्स्टर्डम किसकी है? नीदरलैंड की। अर्थात एम्स्टर्डम में ये ब्रिज बना है और कंट्री कौन सी है? नीदरलैंड। प्रशासनिक राजधानी द हेग, प्रधानमंत्री मार्क रूटे। अब नीदरलैंड के बारे में बता दूं, ये यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। अगली जानकारी, नीदरलैंड की भाषा डच है एवं अक्सर इसे हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। भाषा क्या है इसकी? डच। यूरोप महाद्वीप का प्रमुख देश है। अब पढ़ लेते हैं द हेग के बारे में। देखिए, हम लोगों ने यहां पर प्रशासनिक राजधानी जब द हेग के बारे में पढ़ा है, तो क्यों ना हम लोग द हेग के बारे में भी पढ़ लें। ठीक है,
द हेग में क्या है? तो द हेग में आ जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से याद आता है कुलभूषण जाधव वाला मामला, जिसके वकील थे हरीश साल्वे। चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, याद आ गया कुलभूषण मामला। और स्थापना इसकी कब होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की? 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। लेकिन ये प्रभाव में कब आया? 1946 से। इसीलिए भटकना नहीं है, इसकी स्थापना होती है 1945 में, 1946 से ये काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसकी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसका नाम क्या है? शांति भवन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है कई बार कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सही नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है? शांति भवन। ठीक है, भारत के दलबीर भंडारी यहां जज हैं। ये 2014 से पहले के 2008-9 से इनकी नियुक्ति कुछ हुई थी दलबीर भंडारी की, और ये अभी तक हमारे यहाँ से 4 लोग जो हैं यहाँ पर जज रह चुके हैं इंडिया से। दलबीर भंडारी उनमें से एक हैं। हरीश साल्वे जी ने कुल 1 रुपए में उनका केस लड़ा था कुलभूषण जाधव का, जो भी पाकिस्तान की जेल में कैद थे। अब बढ़ते हैं, हम लोगों ने इतनी जानकारी इसके बारे में पढ़ ली है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है? किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या नाम है? ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है चेरापूंजी, चौथा है दिल्ली। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेरापूंजी। देखिए ये है चेरापूंजी। ठीक है, वर्षा के सबसे अधिकतम स्थान, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पहला है चेरापूंजी, दूसरा है माशिमराम। ठीक है, ये 2 पढ़ लिए, हम लोग पढ़ते हैं अब व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चेरापूंजी के सोहरा में वनीकरण अभियान का, ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान का लॉन्च किया है। ठीक है, या शुभारंभ किया है ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान। इस अभियान को लॉन्च करने के बाद गृह मंत्री ने एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का नारा दिया। किसका नारा दिया है? एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस अभियान को असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। असम राइफल्स और मेघालय 2, एक राज्य हो गया, एक भारतीय सेना हो गई। भारतीय सेना मतलब असम राइफल्स। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। हम लोग देख लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरॉड संगमा। के संगमा इस समय यहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। राजधानी क्या है? शिलोंग। 3 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान लगाकर सुनिएगा। फिर से दोहरा देता हूं, राजधानी शिलोंग, राज्यपाल सत्यपाल मलिक और के संगमा यहां के मुख्यमंत्री। यह प्रश्न हम लोगों का पूर्ण होता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख और काराकोरम में एक अभियान चलाया था। इस अभियान का नाम क्या है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख और काराकोरम में एक अभियान चलाया था, तो इस अभियान का नाम क्या है? आर्मेक्स 21, विक्ट्री 1, क्लीमैक्स 2 और एक्सिस 1। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वारा पढ़ लेते हैं। आर्मेक्स 21, विक्ट्री 1, क्लीमैक्स 20 और एक्सिस 1। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इस
अभियान की जो आधारशिला रखी वो किसने रखी थी? तो ये रखी थी राजनाथ सिंह ने। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री कौन है इस समय हमारे यहाँ के? वो है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 का हाल ही में समापन किया। किसका किया था? आर्मेक्स 21 का। यह अभियान 119 दिन तक चला था और यह अभियान लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू हुआ और उत्तराखंड के मलारी में इसका समापन हुआ। कहां पर इसका समापन हुआ? उत्तराखंड के मलारी में। शुरू कहां से होता है? लद्दाख के काराकोरम में। अब आप कहेंगे दोस्तों कि स्कीइंग अभियान क्या होता है सर? तो स्कीइंग अभियान भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। कोई भी व्यक्ति, ये पर्वत हो गए, पर्वत पहाड़ हो गए, ये जब व्यक्ति कोई भी अपने पैरों में इस तरीके से लकड़ी के या फाइबर के एक काष्ठनुमा तस्तरी सी बना लेते हैं और उससे फिर उनके हाथ में एक दो स्टिक रहती हैं, उससे फिर पहाड़ों पे स्लाइडिंग करते हैं। इस तरीके से स्लाइडिंग करते हैं, इससे बोला जाता है स्कीइंग। ठीक है, बाकी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि स्कीइंग क्या होता है। तो अब बढ़ लेते हैं हम लोग आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कौन सा देश वाणिज्यिक उत्पाद के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? किसको? गोल्डन राइस को। गोल्डन राइस को क्या देने वाला बन गया है? देखिए दोस्तों, आनुवांशिक रूप से संशोधित। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से इसकी पैदावार करने वाला जो प्रमुख देश कौन बन गया है दुनिया का? ये है गोल्डन राइस। ठीक है, प्रश्न है, पहला प्रश्न ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है जापान, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है चीन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस इसका उत्तर है। आगे बढ़ लेते हैं। फिलीपींस वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला देश का दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, इसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस के सहयोग से विकसित किया गया है। इस चावल को किसने विकसित किया है? ये किया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस। इन दोनों के सहयोग से ये विकसित किया गया है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है लॉस बानोस। बहुत ध्यान रखिएगा, लॉस बानोस में इसका स्थापना होती है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि इंडिया से में ये मुख्यालय नहीं है, तो इंडिया को इसका क्या हुआ है? लॉस। तो लॉस बानोस यहां पर इसका मुख्यालय है। महानिदेशक हैं डॉक्टर मैथ्यू मोरेल। अब आ जाते हैं कि इंडिया में क्या है चावल को लेकर। तो चावल को लेकर इंडिया में है कि राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान चावल का कहां पर है? कटक उड़ीसा में। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, लिपिबद्ध कर लीजिएगा। राष्ट्रीय की बात आती है तो ये कहां पर हो जाएगा? कटक उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय की बात आती है तो ये कहां पर हो जाएगा? लॉस बानोस में। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भैया डटे रहना। सेला टनल दुनिया के सबसे बड़ी सुरंगों में से एक, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जा रहा है, वह कहां पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है
हिमाचल प्रदेश। तो बता दूं दोस्तों, इसका जो उद्घाटन का चल रहा है वो ये है, हालांकि ये 2020-22 तक तैयार होगा। बता देता हूं फिर भी कि ये कहां पर किया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। तो भाई कुछ ना कुछ इससे संबंधित फैक्ट भी होंगे, पढ़ लेते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ब्रो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दुनिया की सबसे ऊंची टनल का निर्माण कर रहा है। यह टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। कितनी ऊंचाई पर बन रही है ये भैया? 13,000 फीट पर। अब आ जाते हैं सीमा सड़क संगठन ब्रो। तो पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 7 मई 1960 में। 1960 में इसकी भी स्थापना होती है। 1960 में उसकी भी स्थापना होती है। उसकी किसकी? चावल अनुसंधान केंद्र की, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की। मुख्यालय कहां है इसका? नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है इसके? राजीव चौधरी। तीनों फैक्ट हो गए। 1960 में स्थापना, राजीव चौधरी इसके कौन है? महानिदेशक। मुख्यालय कहां है इसका? नई दिल्ली में। तीनों फैक्ट हो गए। अब बढ़ लेते हैं हम लोग आगे। चलिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में यूके की रॉयल नेवी के साथ एक द्विपक्षीय मार्ग अभ्यास किया है। इसका नाम क्या है ये पूछा है भैया। नाम पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं इसका आयोजन कहां किया गया है। प्रश्न यहां पर यह पूछा गया है कि इसका आयोजन कहां किया गया है। आजकल प्रश्न जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो यही है कि ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा अभ्यास किया है, ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि कहां पर किया है। ठीक है, अरब सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी और भूमध्य सागर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। हम लोग तब तक इसकी व्याख्या देखते थे। चलिए, कहां पर किया है बता देता हूं। बंगाल की खाड़ी में इसका जो शुभारंभ किया है वो ये है। इस अभ्यास की स्थिति ये रही कि भारत में हाल ही में भारत की नौसेना ने और बंगाल की खाड़ी में यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ में संयुक्त सेनाभ्यास किया, जो कहां पर किया है? बंगाल की खाड़ी में। अब पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, PASSES पासेक्स युद्ध अभ्यास। कहां पर हुआ है ये? बंगाल की खाड़ी में। किन दो देशों के साथ हुआ है? IND। आजकल अमेरिका बहुत टांग फंसा रहा है। यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम क्या है? नजीब मिकाती। इनको किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, कांगो गणराज्य, नीदरलैंड, जॉर्जिया और लेबनान। चार ऑप्शन आपको के सामने है भैया। उत्तर देख लेते हैं, लेबनान। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। चलिए, पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां लेबनान में जो है तख्ता पलट चलता रहता है, यहां की बड़ी समस्या है। ये विवादित चलता ही रहता है और विवादित में स्थिति ये हो जाती है कि ये कोई दूसरे उसकी टांग फंसा देगा, कोई दूसरा प्रधानमंत्री टांग फंसा देगा, और यहां पर इस्तीफे चलते रहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने की पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, और अब मई में, अप्रैल में दिया इस्तीफा, और मई में फिर से भैया इन्होंने प्रधानमंत्री बन गए। यहां की बड़ी अलग समस्या है। इससे पहले हसनदीप लेबनान के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? हसनदीप। अब देखते हैं लेबनान के बारे में। इसकी राजधानी है बेरूत। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी कौन सी है? बेरूत। मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड। लेबनानी पाउंड यहां की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी प्रश्न भैया।
हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? पहला है स्वीडन, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है ब्राजील, चौथा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या एमपीपीसीएस हो। एमपीपीसीएस में तो नहीं पूछा गया, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीएसएस में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। स्वीडन, बांग्लादेश, ब्राजील और भारत, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है। बढ़ लेते हैं इस प्रश्न में आगे। देख लेते हैं, हाल ही में स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि कर इस मंच का सदस्य बन गया है। मसौदा तैयार होता है दोस्तों, किसी भी देश के बीच में द्विपक्षीय मसौदा तैयार होता है कि हम इसके सदस्य बनने वाले हैं, या हमें या कोई देश किसी देश को नॉमिनेट करता है, या कोई देश किसी देश को इसका सदस्य बनने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि स्वीडन को प्रेरित किया था इंडिया ने मोदी जी यहाँ पर स्वीडन की यात्रा पर थे, इन्होंने वहाँ पर जाकर सुझाव दिया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनना चाहिए, तो ये बने। अब देख लेते हैं, गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की एक पहल है, ठीक है। भारत ने इसकी शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 में, ठीक है। गठबंधन का वो गठबंधन याद रखना इस चीज, सौर गठबंधन 2015 में हो गया पेरिस फ्रांस में, ठीक है। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, इसका मुख्यालय कहां पर है ये ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। देखिएगा इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। मैंने बताया था अभी कि मोदी जी गए थे यात्रा पर। चूंकि मोदी जी ने क्यों पहल की, क्योंकि इसका जो कह देते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। अब देख लेते हैं भैया स्वीडन के बारे में। तो स्वीडन के बारे में देख लेते हैं, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, बहुत महत्वपूर्ण राजधानी है स्टॉकहोम। मुद्रा है क्रोना, प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लफवेन। तीनों फैक्ट याद हो गए। इधर आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो गया, उधर आपका स्वीडन को इसकी सदस्यता दिला दी, ठीक है। इस तरीके से हमारे 10 प्रश्न आज के पूरे होते हैं। दोस्तों लिपिबद्ध कर रहे हैं तो करते रहिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में अपनी एक कॉपी लेकर के रखिएगा और नोट करते जाइएगा। ये कॉपी आपके हर एक एग्जाम में बहुत काम आने वाली है और मैं इस बात को दावा करता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए तब तक, और मैं इस बात को, इस स्लाइड को ख़त्म करने के बाद आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।